सेटिंग करने गई तो खत्म कर दें। यहाँ तक डन हो गया ना, 78 डन, 79 सेक्शन रिकवरी। अब रिकवरी अगर आपने रिकवरी तक हम पहुँच गए, एवरीबडी करनी पक्की बात है। चलो, अगर एनी अमाउंट पेबल बाय पर्सन टू द गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस एक्सेट्रा इज नॉट पेड, द प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। ठीक है, अब कोई ना कोई तरीके से पैसा रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। फर्स्ट, रिकवरी पर रिडक्शन फ्रॉम एनी मनी ओड, यानी कि क्या हुआ कि मान लो तुमने गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा पे करके रखा है, कोई आईटीसी है, कोई पेमेंट डन है जिसका तुम्हें रिफंड आना है, तो वो रिफंड नहीं देगा, वो पैसा यूज़ कर लेगा, राइट। तो पहला उसने बोला कि अगर कोई पेमेंट तुम्हारी नहीं करी है उसने, तो वो यूज़ कर लेगा। एनी रिफंड ऑफ आईटीसी एक्सेट्रा अंडर हिज कंट्रोल ही विल कीप इट एंड यूज इट टू रिकवर। दूसरा, रिकवरी बाय सेल ऑफ गुड्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। कोई गुड्स हैं जो तुम्हारे सेल हो रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई वो जैसे ई वेबल में होता है, ट्रांजिट में तुम्हारे गुड्स हैं, उसका बस चला तो वो डिटेन कर लेगा और तुम्हें बोलेगा कि पेमेंट करो। अगर तुमने नहीं करी तो उसके पास पावर है कि वो गुड्स सेल भी कर दे। ठीक है, अगला, रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन। अब रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन में थोड़ा सा अलग सा है। मान लो ऐसा है कि ना, अगर उसे पता है कि मैंने पेमेंट नहीं करी, तो उनके पास मेरी सारी पेमेंट, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कुछ तो होगा ना, डिटेल होगा, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहाँ पर होगी। तो इफ़ फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ही माइट, अरे यार ही माइट ऑल्सो नो कि मेरे डेटर्स कौन है, कौन सा बंदा है जिसको मुझे पेमेंट करनी है। तो रिकवरी ऑफिसर उसको छोड़ देगा कि ये तो चलो वैसे ही खराब है, ये तो पेमेंट करता नहीं, वो मुझे पकड़ लेगा, मुझे एज सच उसके डेटर को पकड़ लेगा और उसके डेटर को क्या बोलेगा कि अच्छा देख भाई, तुझे जो पेमेंट उसको करनी थी ना, उसको मत कर, क्योंकि मुझे कर। पॉइंट समझ में आया? द रिकवरी ऑफिसर विल आस्क द थर्ड पर्सन टू मेक द पेमेंट्स नॉट टू हिम बट टू द गवर्नमेंट, बट टू द रिकवरी ऑफिसर। एंड इफ द डेटर डज नॉट पे, वो उसको ज़्यादा ही उस पर प्यार आ रहा है कि नहीं नहीं मैं उसको पेमेंट करूँगा, रात को जाके कैश देकर आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो फिर आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू कर लेते हैं, आप डिफॉल्ट में माने जाओगे। लेटर को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये वाले पॉइंट छोड़ो प्लीज। द प्रॉपर ऑफिसर में बाय नोटिस एंड राइटिंग रिक्वायर एनी अदर पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज ड्यू और मे बिकम ड्यू टू सच पर्सन, है ना। सच पर्सन मतलब जिसने गलती करी है, ड्यू है या बन जाएगा, ड्यू कभी और हो सकता है। और होल्ड एनी सब्सिक्वेंटली और होल्ड मनी फॉर एन अकाउंट ऑफ सच पर्सन टू पे टू द गवर्नमेंट ईदर forthwith upon the money becoming due or being held or with the time specified and the notice not being before the money becomes due। बढ़िया, जब मनी ड्यू हो रही है तब उससे पेमेंट मांग ली जाएगी, ज़्यादा भी नहीं मांगी जाएगी, जल्दी भी नहीं मांगी जाएगी, ड्यू, क्योंकि तुम्हारी तो गलती नहीं थी ना। तुम्हें बोला पॉइंट में डेटर के बारे में बता रखा है। हाँ, कि डेटर को बोला कि जो भी पेमेंट तो उसको करने वाला था मुझे कर दे, जैसे तेरी पेमेंट ड्यू होती है। अगला, एवरी पर्सन टू होम द नोटिस इज इशूड अंडर दिस shall be bound to comply with such notice and in particular where any notice is issued to a post office, banking company या issuer, it shall not be necessary to produce any passbook deposits। ये सब अब अगेन यहाँ पर क्या बोला कि अगर every person to whom notice is issued, यानी कि जिसने गलती की उसकी बात अभी भी नहीं हम कर रहे हैं, दूसरा पर्सन उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर वो दूसरा पर्सन मान लो बैंक है या मान लो कोई ऐसी स्पेसिफाइड बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरर है, तो उनसे कोई एक्स्ट्रा वो बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब they shall be bound to comply with the notice and in particular when such notice is issued post officer, बस इतना ही, बस इंश्योरर तक मार्क करना, it shall be considered necessary वाला जो है ना वो कट कर देना। ठीक है, अगर आपने इनको पेमेंट करनी, इनको बुलवाना है कि पेमेंट कर दो, तो इनको भी बुलवा दोगे, दे विल मेक पेमेंट, राइट। यहाँ तक क्लैरिटी है। थर्ड, इन केस द पर्सन टू होम नोटिस अंडर सबसेक्शन क्लॉज 1, यानी कि वो एक डिफॉल्टर का दोस्त, वापस उसकी बात कर रहे हैं। इन केस द पर्सन टू होम नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 हैज बीन इशूड फेल्स टू मेक द पेमेंट इन पर्सन thereof टू द गवर्नमेंट, ही शैल बी डीम्ड टू बी डिफॉल्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड। बढ़िया, बताओ यहाँ तक किसी को भी समझ कुछ दिक्कत? ठीक है, द ऑफिसर इशूइंग द नोटिस अंडर सब क्लॉज 1 में एट एनी टाइम अमेंड और रिवोक सच नोटिस और एक्सटेंड द टाइम फॉर मेकिंग एनी पेमेंट। बाकी ऑफिसर की मर्जी है, नोटिस को बदल देगा जो भी करना है। अगला पॉइंट, द पर्सन मेकिंग एनी पेमेंट इन कंप्लीशन विद द नोटिस, in compliance with the notice, issued under subsection this shall be deemed to have made the payment under the authority of the person in default and such payment being credited to the government shall be deemed to be considered a good and sufficient discharge of the liability of such person। ऑब्वियसली बात है ना, अगर उसने मुझे बोला कि पेमेंट कर दो और मैंने पेमेंट कर दी, उसकी लाइबिलिटी उस हद तक डिस्चार्ज हो जाएगी। बढ़िया, अगला
Sixth point, any person discharging in liability to the person in default after service on him of the notice. Understand? Any person discharging in liability to the person in default after service on him the notice under this section shall be personally liable to the government to the extent of the liability discharge or to the extent of the liability of the person in default or interest or penalty whichever is less. मतलब क्या हुआ कि मान लो एक मिस्टर एक्स है, उसको मिस्टर वाई को 200 रुपये देने थे, ठीक है, ये वाला बंदा डेटर है, एक्स वाला बंदा डेटर है और ये अपना पर्सनल रिकवरी करना है उससे, ठीक है, बढ़िया। अब इस पर जो केस चल रहा है ना वो है 180 रुपये का, ठीक है। तो ये बंदा एक्स गवर्नमेंट को कितने पे करेगा? 180 पे करेगा ना। तो बस उन्होंने यही बोला कि या तो जितना देखो पे करना है उसको वो, या तो ये वाला whichever is less, ठीक है। मान लो तुम्हें पे ही उसको 200 करना है, फिर उसकी पेनल्टी या जो भी आ रखा है वो 400 रुपये, तो तेरे से थोड़ी 400 मांग लेंगे, तो बस 200, बढ़िया। 5th, 6th, 7th, where a person on whom notice is served proves to the satisfaction of the officer issuing the notice that any money demanded or part thereof was not due. अच्छा, मान लो उसकी किताबों में है लिखा हुआ डेटर है, पर उसने कभी उसको कैश पेमेंट कर दी थी अलग से, या उसने जो पेमेंट करती है उसने रिकॉर्ड नहीं करी है, तो आपको तो ऐसे धर लिया, राइट। अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि जो पेमेंट मेरे को मांग रहे हो आप, मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है, मेरे को पेमेंट लगनी ही नहीं है, देनी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तो बस फिर वहाँ पर भी आपसे पेमेंट नहीं मांगी जाएगी। आया समझ? इफ़ यू प्रूव दैट यू हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट। पक्का बात है? कोई डाउट? रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन का नोटिस है, द प्रॉपर ऑफिसर में सर्व अपॉन अ थर्ड पर्सन नोटिस इन द फॉर्म ऑफ GST 13 और थर्ड पर्सन जो होगा तुम्हारा shall issue certificate in form 14 to the third person clearly indicating the details कि लाइब्रेरी डिस्चार्ज है। दोनों वो देख लो। अच्छा, ये 14 वाला जो है ना नोटिस, ये क्यों चाहिए? कल को जो वो बंदा है वो इसका गला पकड़ लेगा कि तूने मेरे पैसे नहीं दिए, तो उसके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा कि नहीं, इसकी जो भी लाइब्रेरी तेरी तरफ वो डिस्चार्ज है, ठीक है। अगला, रिकवरी बाय सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो बंदा नहीं मिल रहा है या कोई ऐसा बंदा है नहीं जिसका पैसे देने बाकी होंगे, तो फिर अगला हम क्या करेंगे? मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी जब्त कर लेंगे। प्रॉपर्टी जब्त की, उससे डिटेन किया, पैसे मंगवाए, दिया तो दिया, नहीं तो सेल कर दो, क्या कर सकते हैं। मे इन अकॉर्डेंस विद डिस्टेन एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सच पर्सन और अंटिल द अमाउंट इज पेड। इफ इन केस एनी पार्ट ऑफ द सेट अमाउंट पेबल और एक्सेट्रा जो भी है रिमेन्स अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर द डेट ऑफ सच डिस्ट्रेस, यानी कि रिटर्न करने के भी 30 दिन तक तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर सेल, बढ़िया। जो भी पैसा आया वो रख लिया जाए, क्या कहते हैं, डिस्चार्ज करने के लिए रख लिया जाएगा। एंड अगर तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस पैसा है, तो वापस कर दिया जाएगा। जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है डिटेन करेंगे, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने पैसे देना है उसके नाम की करेंगे ना, उसके फैमिली वालों की तो नहीं छेड़ेंगे। बाकी पता नहीं प्रैक्टिकल तो मुझे ऐसा पूरा बट नहीं लॉजिकली तो नहीं होगा। चलो उसी को पकड़ेंगे जिसके नाम पे पैन। नेक्स्ट 147, रिकवरी बाय सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। वही सेम दिया हुआ है कि आपको नोटिस दिया जाएगा, सेल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एस्टिमेट देयर वैल्यू, रेलेवेंट मार्केट में उसका प्राइस, उनको अटैच किया, नोटिस ऑफ सेल भेजा और प्रोहिबिटिंग एनी ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग सच मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आप कहीं उसको ट्रांसफर ना करें तो उसके लिए आपको प्रोहिबिट भी कर दिया। आसान? कोई डाउट कहीं पर भी अब तक? अगला सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइजो कर दो। सेकेंड पॉइंट, द प्रॉपर ऑफिसर शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और डिस्ट्रेन to the concerned revenue authority or transport authority or to place encumbrance on said movable property। क्या कि आपको स्पेसिफिकली ये ऑर्डर पास किया जाएगा कि अटैचमेंट का, कि आप उसको बेच नहीं सकते हो, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा कि आप बेच नहीं सकते हो, बस इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं है इसके अंदर। बट द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अटैचमेंट और डिस्ट्रेन अंडर सब रूल 1 इज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और डिस्ट्रेन शैल बी फिक्स्ड ऑन द सेड प्रॉपर्टी एंड शैल रिमेन अफिक्स्ड टिल द कन्फर्मेशन। या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको सीज कर रखा है एक्सेट्रा, तो ये जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, यार क्या है, तो एक ही बात बार बार बोली हुई है, कुछ नहीं है, बस वो प्रॉपर्टी है, जब्त करके रखी है, बेच तो सकते नहीं हो, अटैचमेंट कर रखा है, अगर हमें करना पड़ा, तूने पेमेंट नहीं की 30 दिन में हम पेमेंट सेल कर देंगे, हाँ ठीक है, बस पैसा बढ़िया।
ये सारे फॉर्म दे रखे हैं उसके। जीएसटी सॉरी सीजीएसटी 80 वाला सेक्शन, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट्स इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपने बोले कि अच्छा इतना सारा पेनल्टी, इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं मैं, तो इंस्टॉलमेंट बना लो गवर्नमेंट के साथ, 24 इंस्टॉलमेंट तक जा सकता है वैसे, ठीक है। यू कैन मेक मंथली इंस्टॉलमेंट्स नॉट एक्सीडिंग 24, जो भी पेमेंट होगी वो 24 इंस्टॉलमेंट में मैक्स जा सकती है। क्लैरिटी। 81 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। अगर मान लो प्रॉपर्टी ऐसी है जो जब्त की गई है और अगर वो तुमने ट्रांसफर कर दी किसी और बंदे को, वो वाले बंदे ने भले बोनाफाइड खरीदी हो, वो ट्रांजैक्शन वॉइड है, ठीक है। उस बंदे का तो पैसा भी गया, प्रॉपर्टी भी गई, सब गया। आफ्टर द नोटिस का ठीक। अगर उसने उसको इनके पैसे भरने के लिए ट्रांसफर कर दिया कि मतलब बेची हो, अगर अटैचमेंट इसने कर दी है फिर तो तुम बेच ही नहीं सकते ना। अगर वैसा नहीं है, हाँ ये करने के लिए क्या, वो अलग बात है। वो तो फिर शोकॉज नोटिस जब आया था तभी तो वो कर देना चाहिए था। नहीं, आपने क्या बोला, उस बंदे के पैसे भी गए, प्रॉपर्टी भी गई। जो बंदा था ना जिसने जिसने खरीदी, खरीदी। हाँ उसका, क्योंकि ट्रांजैक्शन वॉइड है ना, और वॉइड ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। Where a person after any amount has become due from him creates a charge on or parts with the property belonging to him in his possession by way of sale, mortgage, exchange or any other transfer by whatever mode in favor of any person with intention of defrauding the government revenue, such charges or transfer shall be void as against any claim in respect of any tax. ये सब void रहेगा। आया बात समझ? इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्ट हो गया, जो भी प्रॉपर्टी होगी पहला गवर्नमेंट का पैसा लेने का, ठीक है। बाकी सारे ये फॉर्म्स है सारे मार्क कर लो, 147 वाला मार्क कर लो, ये हमने पढ़ा है। लिख दो इधर ऊपर से देख लेना, सेम चीज़ आएगी, ज़बरदस्ती। अगला सेक्शन 83 प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोडक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। यहाँ पर प्रोविजनल अटैचमेंट भी होती है। हमने पता एक चीज़ देखी थी कि अटैचमेंट कर सकते हो आप, थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, पर उसको सेल करना है कि नहीं करना है वो अथॉरिटी से पूछना पड़ता है। रिकवरी ऑफिसर या प्रॉपर ऑफिसर जो है वो सिर्फ अटैच कर सकता है प्रोविजनली, फिर उसको सेल करना है वो अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटीज़ को सबको पूछना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर वही बोला कि प्रोविजनल अटैचमेंट हम लोग ऑर्डर कर दो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमें लगता है कि उसने पेमेंट नहीं करी है या करनी थी या एक्सेट्रा। ये प्रोविजनल जो अटैचमेंट जो होगी ना, नेक्स्ट देखो पैराग्राफ लिखा था, कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इट इज नेसेसरी टू सो डू ही मे ऑर्डर इन राइटिंग अटैच प्रोविजनली एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कोई भी बैंक अकाउंट, कुछ भी अटैच किया जा सकता है। ये प्रोविजनल अथॉरिटी प्रोविजनल जो अटैचमेंट है वो सिर्फ एक साल cease to effect after the period of 1 year from the date of order। बढ़िया। अगला 84 continuation and validation of certain recovery, where any notice of demand in respect of government dues is served upon any taxable person and an appeal or revision application is filed or any other proceedings initiated in respect of such government dues, then आपका यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है ना, अगर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने, इस टॉपिक को एक बार भी सुन लो है क्या, गवर्नमेंट ने तुमको कोई नोटिस भेजा, क्या नोटिस भेजा कि पैसा पेमेंट करना है, अगेन या तो नोटिस भेजा कि भाई कोई डिमांड है या ऑर्डर पास कर दिया कि पेमेंट कर दो, ठीक है। यहाँ तक हमें सब समझ में आ गया। अब इसके ऊपर फिर तुमने अपील कर दी, जब तुमने अपील करी उनको बोला कि भाई इसने गलत ऑर्डर पास किया है, ये तो मुझे पेमेंट करनी ही नहीं है, मना करिए वॉटेवर, ठीक है। जब तुम कोर्ट के पास गए तो कोर्ट के पास जाने की वजह से तुम्हारे पर दो तरीके नहीं, एक्चुअली 3 तरीके की चीज़ हो सकती है। 1 कि भाई वो तुम्हारा साइड ले ले और लाइबिलिटी कम कर दे, राइट, वो उनका साइड ले ले और बोले कि नहीं इतना पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, या तो लाइबिलिटी बढ़ा भी सकते हैं, राइट, या तो फिर तुम पूरे की पूरी छुट्टी हो गई कि नहीं तुमने कुछ गलत काम किया ही नहीं, तो एनीथिंग कैन बी डन। तो हमने ये सिर्फ यहाँ पर इतना कहा है कि इफ़ एट ऑल देर इज़ एनी काइंड ऑफ डिमांड विच इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट कि आपका उनका पैसा कुछ देना बाकी है, तो आप ये इट कैन बी डन इफ़ इट इज़ सर्व्ड अपॉन यू, यू कैन फाइल एन अपील। जिस अपील का तुम यहाँ पर फर्स्ट 2 केसेस में ना स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि जो भी नोटिस आएगा आप उसके ऊपर अगर कुछ एनहांस्ड होता है तो भी एनहांसमेंट भी आपको पे करनी पड़ेगी, एनहांसमेंट ऑफ ड्यूज इन अपील और रिविजन, ठीक है। आपने केस किया और आपके उल्टा ही पड़ गया वो चीज़, where such government dues are enhanced in such appeal revision or proceedings। दूसरा देखो सर्विंग एडिशनल नोटिस बाय कमिश्नर, अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपकी पेनल्टी बढ़ गई है
तो आपको एडिशनल नोटिस सर्व किया जाएगा। कमिश्नर शैल सर्व अपॉन द टैक्सेबल पर्सन और एनी अदर पर्सन अनदर नोटिस ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट बाय सच गवर्नमेंट ड्यूज और एनहांसमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा मंगवा लिया। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला कंटिन्यूशन वैलिडेशन, कुछ नहीं, अब यहाँ पर भी सिमिलर लिखा हुआ है। एनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू सच गवर्नमेंट ड्यूज as are covered by the notice of demand served upon him before disposal of appeal or revision or proceedings may without service of any fresh notice of demand be continued from the stage of such। इतना सारा फालतू लिखा है। नहीं, इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, केस बेस्ड? नहीं, डायरेक्ट आता है, मोस्टली आता है ज़्यादातर। टेक्स्ट में तो ये सीधे सीधे सवाल पूछेंगे ना। हाँ, मोस्टली सीधे ही पूछेंगे, ऐसे थोड़ा बहुत आप पूछ सकते हैं कि भाई पेमेंट करी नहीं। ये नहीं प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल पे तो क्या है, केस बेस्ड है। यहाँ पर कंटिन्यूशन वैलिडेशन में क्या है कि कोई भी आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स गवर्नमेंट के पास इन रिलेशन टू गवर्नमेंट का पैसा देने का चल रही है तो आपकी वो चलेगी एंड आर एज आर कवर्ड बाय द डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम्हारा नोटिस होगा उसी के ही रिगार्डिंग अपील चलेगी ना। पॉइंट समझ में आने, उसके ऊपर या नीचे तो नहीं चलेगी। बस उन्होंने ये बोला कि आपकी अपील तो ही वैलिड है अगर उसका नोटिस आया है। बस देखो, आर कवर्ड बाय द नोटिस ऑफ डिमांड सर्व्ड अपॉन हिम बिफोर द डिस्पोजल ऑफ सच अपील। ठीक है, अगला बी पॉइंट, वेयर सच गवर्नमेंट ड्यूज आर रिड्यूस्ड इन सच अपील। तो कुछ नहीं, ठीक है, वेरी गुड। इट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कमिश्नर टू सर्व अपॉन अनदर पर्सन, एक दूसरा नोटिस ऑफ रिफंड, बस पैसा दे देगा वो वापस। ठीक है, द कमिश्नर शैल गिव इंटीमेशन ऑफ सच डिडक्शन टू हिम एंड टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद होम रिकवरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। पॉइंट समझ में आया? पक्की बात? बस अगला डब्बा काट दो मतलब ये थर्ड पॉइंट काट कर दो, ये वाला चैप्टर खत्म।